नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार से छोटा होता है तो उत्तल दर्पण में होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, इसीलिए जो इसको उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में किया जाता है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। और समतल दर्पण में जो होता है हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा, आप एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस में मुख्य फोकस बिंदु की संख्या होती है, यानी लेंस में जो है मुख्य फोकस बिंदु की संख्या जो होती है कितनी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 1 होती है, 4 होती है। तो दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखिएगा, मुख्य फोकस बिंदु की संख्या जो होता है 2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी लेंस का मुख्य फोकस बिंदु की संख्या कितना होता है? तो 2 होता है। ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं। तीसरा नंबर पूछा है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वह पदार्थ, यानी वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो वह पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिससे जो है यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा तो उसे सुचालक यानी विद्युत धारा का सुचालक कहेंगे उसको। ठीक है, सुचालक में जैसे उदाहरण कौन कौन हो गया? आयरन हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी सुचालक होता है। जैसे और कुचालक का उदाहरण कौन कौन होता है? लकड़ी होता है, कांच होता है, ये सभी का किसका उदाहरण है? कुचालक का उदाहरण। ठीक है, तो आप लोग इसे दोनों में अच्छी तरह से याद रखिएगा। दोनों में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न में भी लिखने के लिए आ सकता है, तो दोनों हम बता दिए, आप लोग अच्छी तरह से इसी तरह से लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। चौथा नंबर पूछा है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? श्वेत प्रकाश में जो होते हैं कितने वर्ण, यानी कितने रंगों का मिश्रण होता है श्वेत प्रकाश? तो 7 रंगों का होता है। काफी आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 5वां नंबर पूछा है कि घटपर्णी एक उदाहरण है। दोस्तों एक घटपर्णी है, ये पौधा का नाम है, यह किसका उदाहरण है? यह कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, काफी वीवीआई प्रश्न दोस्तों अच्छी तरह से याद रखिएगा। यानी कि घटपर्णी जो पौधा है ना, यानी कि कीटभक्षी, यानी कि ये कहने का मतलब है जो छोटा छोटा कीट होता है ना उसको ये खा जाता है। ठीक है, घटपर्णी पौधा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, घटपर्णी जो है एक कीटभक्षी पादप है। अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़ा दोनों से सांस ले सकता है, यानी कौन जंतु जो है चमड़ी और फेफड़ा दोनों से सांस ले सकती है? तो मेढक जो है दोस्तों चमड़ी और फेफड़ा दोनों से सांस लेती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेढक जो है एक उभयचर प्राणी है जो स्थल और पानी दोनों में रहता है, इसलिए है ये चमड़ी और फेफड़ा दोनों से सांस ले सकता है, इसलिए डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मछली किसे श्वसन करती है? तो वह जो है गिल्स से करती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है इससे, मछली का श्वसन अंग क्या है? तो गिल्स है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर पूछा जा रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं में लाल वर्णक होता है। लाल रक्त में जो लाल रक्त कोशिकाएं होते हैं दोस्तों आरबीसी होता है, उसका जो लाल वर्णक होता है उसके किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है आरबीसी का जीवन काल कितना है? जीवन अवधि कितना होता है? 120 दिन होता है। आप लोग याद रखिएगा, लगभग 120 दिन होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में यह 100% पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर पूछा है कि नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन जो होता है पाया जाता है, तो नेफ्रॉन जो होता है ब्रेक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं। मेरा 9वां नंबर पूछा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरह से व्यक्त किया जाता है, यानी जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको किस तरह से व्यक्त करते हैं? तो समीकरण द्वारा करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी वीवीआई प्रश्न दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको टॉप 50 वीवीआई प्रश्न बताएं साइंस का, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में खूब प्रश्न से लड़ेगा दोस्तों। इसलिए आप पूरा वीडियो को देखिए, जो भी प्रश्न इसमें करवा रहे हैं दोस्तों आपको सभी को याद कर जाना है। ठीक है ना, क्योंकि आप समय बहुत ही कम है। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छी तरह से सभी प्रश्नों को देखिए और याद कर लीजिए। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं हमारे चैनल पे जीटीएन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए और भी शानदार वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक तो। चलिए अगला प्रश्न 10वां नंबर पूछा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अनुसूत्र होता है क्या होता है? H2SO4 होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl होता है, जो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप इसे भी याद रखिएगा। ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4। ठीक है, तो दोनों को आपको याद रखना है, दोनों महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न आप देखते हैं। 11 नंबर पूछा है कि हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट जो है दोस्तों वह किसका अयस्क है? तो वह आयरन का अयस्क होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि एल्युमिनियम यानी बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा, बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। यहाँ पे हेमेटाइट पूछा जाता है तो आयरन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 12 नंबर पूछा जरा कि CH3Cl का आईपीएसी नाम है। दोस्तों आपको बताना है कि इसका जो आईपीएसी नाम होगा वो क्या होगा। तो देखिए इसका आईपीएसी नाम जो होगा दोस्तों मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका क्या नाम है? आईपीएसी नाम मिथाइल क्लोराइड। और इसको क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं दोस्तों। ये कहने का मतलब इसका आईपीएसी नाम ये हो गया और इसको क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये भी इसका नाम है, तो आप लोग ये ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर पूछा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, 100% यह प्रश्न पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। विद्युत परिपथ में जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर पूछा है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपको हम पूरा एसआई यूनिट से संबंधित पूरा हम प्रश्न आपको करवाएं दोस्तों। अगर वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें हम आपको एसआई मात्रक से संबंधित पूरा एक ही वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उससे आपको 4 से 5 प्रश्न आपके 100 बोर्ड परीक्षा में 100% रहेगा। अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों। देखिए पूछा चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वेबर किसका होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का होता है। आप लोग याद रखिएगा, वेबर किसका होता है? चुंबकीय फ्लक्स का। और एम्पियर किसका होता है? तो विद्युत धारा का होता है। आप लोग तीनों याद रखिएगा, तीनों आपके एग्जाम के लिए वीवीआई प्रश्न है। जहां पे चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाता है तो टेस्ला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं। 15 नंबर पूछा कि ईंधन का उदाहरण है। आपको बताना दोस्तों ईंधन का उदाहरण है लकड़ी, सीएनजी और एलपीजी, इनमें से सभी। तो दोस्तों ईंधन का उदाहरण जो है ये सभी है। ठीक है ना, इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं। 16 नंबर पूछा कि प्रतिबिंब की प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है दोस्तों वो कैसी होती है? वास्तविक, काल्पनिक और वास्तविक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक और वास्तविक दोनों हो सकता है ना, प्रतिबिंब जो होता है दोनों तरह का हो सकता है, इसलिए सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि अगला प्रश्न आप देखते हैं। 17 नंबर पूछा है कि कोशिका में युग्मकों के संलयन की परिणति कहलाती है, तो जाइगोट कहलाती है। क्या कहलाती है? जाइगोट। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं। 18 नंबर पूछा है कि मेंडल के द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूपी अनुपात निम्नलिखित में से कौन है? काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 9:3:3:1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से। और यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है मेंडल जो है अपना प्रयोग किस पौधा पर किया था? तो मटर पौधा पर किया था, मटर पे। ठीक है, मटर के पौधा पर किया था, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर
पूछे थे कि ओजोन क्या है, ओजोन जो है क्या है, तो ओजोन जो है गैस है, ठीक है, क्या है, गैस है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा ओजोन क्या है, तो गैस है। अगला प्रश्न मेरा 20वां नंबर प्रश्न पूछे थे कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, यानी आपको बताना कि कौन सा घटक जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, विटामिन, खनिज, पोषक तत्व, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी है, यानी विटामिन भी जरूरी है, खनिज भी और पोषक तत्व भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आप देखिए 21 नंबर पूछा कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ऑक्सीकारक बताना कि कौन है, तो O2 जो है दोस्तों ऑक्सीकारक है, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी H2 हो गया, H2S हो गया, ठीक है ना, CO हो गया, ये सभी क्या है, ये अवकारक है, ठीक है, अवकारक का उदाहरण है ये सभी, लेकिन ऑक्सीकारक पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का साइंस का यानी साइंस का या और भी दूसरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब्जेक्टिव प्रश्न देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग जाकर वहां देखिए, उसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% उससे आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए अगर आप नहीं देखें तो जाकर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप हमारे चैनल प्लेलिस्ट में भी जाकर आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर पूछा जाए कि अष्टक के नियम किनके द्वारा दिया गया था, अष्टक का जो नियम है दोस्तों किनके द्वारा दिया गया था, तो वह दोस्तों न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था, ठीक है, अष्टक का न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो आधुनिक यानी कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी, वो किसके द्वारा दिया गया है, तो मोस्ले के द्वारा दिया गया है। आप लोग याद रखिएगा, काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोस्ले के द्वारा दिया गया और अष्टक का जो नियम दिया गया था न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था, तो दोनों आपको याद रखना है, काफी वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके किसके प्रयोग से जल का अस्थायी कठोरता कम की जाती है, तो धोने का सोडा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 24 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ जो है दोस्तों कौन है, तो हीरा, ठीक है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए आपको 2-3 प्रश्न आपको बता रहे हैं, उसमें से एक प्रश्न आपको 1 से 2 प्रश्न ज्यादा 100% पूछेगा, ठीक है। चांदी जो होता है दोस्तों वह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, आपको याद रखना, और ग्रेफाइट जो होता है अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होता है, और सोना जो है मुक्त अवस्था में पाए जाने, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला होता है, ठीक है, सोना चांदी सभी, ठीक है, आपको याद रखना। क्या बताया, चांदी जो है यह मेरा विद्युत धारा का यानी कि विद्युत का जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, और सोना जो होता है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और यहाँ पे पूछा जाता है कठोरतम जो है पदार्थ कौन है, तो हीरा है, ठीक है, यह कार्बन का अवरूप होता है, शुद्धतम अवरूप होता है, तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, देखिए आपको दोनों बता रहे हैं, देखिए आपको यहाँ पे एक बताना ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध बताना क्या होगा। तो दोस्तों हम आपको बताएं फिजिक्स का टोटल फार्मूला आपको एक ही वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराए हैं, अगर नहीं देखें तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाकर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, उसे फिर फिजिक्स का टोटल फार्मूला आपको एक ही वीडियो में हम आपको दिए हैं, ठीक है। तो देखिए यह मेरा जो है यहाँ से एक करंट ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे 2 करंट में बट रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, ये मेरा R1 है और ये R2 है, तो यह मेरा समांतर श्रेणी में हो गया। कैसे पहचाने कि करंट अगर बढ़ जा रहा है, ये I1 और I2 में बढ़ जा रहा है, ठीक है, आई करंट यहाँ भेज रहे ना, तो दोनों में बढ़ है, तो करंट जब बढ़ता है तो ये प्रतिरोध होगा, ये समांतर क्रम में हो गया, ठीक है। तो समांतर क्रम के लिए आपको बताए थे दोस्तों फार्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट बराबर बताए थे कि 1 R इक्विवेलेंट बराबर जो होता है वो 1/R1 + 1/R2 होता है, ठीक है, ये मेरा फार्मूला बताए थे। तो देखिए R1 कितना दिया, 2 दिया हुआ और R2 भी 2 दिया हुआ, तो दोनों को वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 + 1/2, ठीक है। तो यहाँ से अगर दोनों को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 + 1 यानी कि 2/2, तो 2 से 2 कट गया, यानी 1, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना आया है, 1 आया है, तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो R इक्विवेलेंट बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में दे रहा है, डी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही अगर सीरीज में रहता है तो R इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, R1 + R2 + के R3, इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है, ये R इक्विवेलेंट के लिए जब सीरीज में रहेगा तब, लेकिन यहाँ पे समांतर क्रम दिया होता है तो इसी तरह से बनाइए इसका, अगर दो रहेगा तो दोनों को बस दोनों को ऊपर गुना कर दीजिए, दोनों को जोड़ के नीचे लिख दीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4/4 यानी 1/1, इसी तरह से आप शॉर्टकट मेथड यूज करके बना सकते हैं ट्रिक से, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर पूछा जाए कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का मान होता है, यानी घरेलू विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा का आवृत्ति का मान होता है दोस्तों वो कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। क्या होता है, 50 हर्ट्ज, आपको याद रखना है, ठीक है, यानी इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है, लेकिन यूएस यानी कि अमेरिका वगैरह में 60 हर्ट्ज होता है, ठीक है ना, तो इसलिए इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, हमारे इंडिया के लिए यह जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन आप यहाँ पे 60 हर्ट्ज नहीं मार सकते, यहाँ पे 50 हर्ट्ज होता है, तो 50 हर्ट्ज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर पूछा है कि सौर सेल में कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है, सौर सेल में जो कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा होती है, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफी महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर पूछे कांच के अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, 100% पूछा जाएगा यह प्रश्न। पूछा कि कांच का अपवर्तनांक किस रंग का जो है किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है, तो बैगनी रंग के लिए जो होता है सर्वाधिक होता है, ठीक है, यानी सबसे अधिक होता है, ठीक है, बैगनी रंग के लिए जो है अपवर्तनांक का जो मान होता है सबसे अधिक होता है, तो आप लोग बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लाल रंग के लिए जो होता है दोस्तों सबसे कम होता है, क्या होता है, लाल रंग के लिए जो होता है सबसे कम होता है, आप याद रखिएगा। और तरंगदैर्घ्य अगर पूछा जाएगा तरंगदैर्घ्य जो होता है किसका अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न मेरा 29 नंबर प्रश्न में पूछा कि आराम में सामान्यतः वयस्क मनुष्य के श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है 15 से 18 मिनट यानी प्रति दर होता है, ठीक है, यानी 15 से 18 बार होता है प्रति मिनट दर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 30 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नांकित किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता, यानी निम्नांकित में किस जीव में जो है यानी परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, कुत्ता में, मेढक में, मानव में, हाइड्रा में, हाइड्रा में जो होता है दोस्तों नहीं होता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट से जरूर बने रहेगा, इसमें आपको टॉप 50 वीवीआई प्रश्न हम साइंस का आपको प्रोवाइड करें दोस्तों, जिसमें बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड पेज में हूबहू लड़ेगा, इसलिए आप सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए, ठीक है, पूरी तरह से सभी को याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आपका जो है आपका फाइनल
हम तैयारी करा रहे हैं, ठीक है ना। और मेरा और भी दूसरे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का प्रश्न का देखना चाहते हैं वीडियो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाकर फटाफट आप लोग देख लीजिए। देखिए 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, ठीक है। रेजिन एवं गोंद जो होता है कहाँ संचित रहता है, तो वह छाल में रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए 32 नंबर पूछ रहे कि निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कौन जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो देखिए अनैच्छिक क्रिया किसको कहेंगे, जिसको हम जिसे मैंने हम कंट्रोल मैंने जो है अनैच्छिक क्रिया जिसको कहते हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमारे जो अंडर में नहीं है, तो जैसे उल्टी है, लार निकलना, हृदय धड़कन और चबाना, ठीक है ना। तो चबाना जो है यह एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है। यानी कि यह जो है अच्छी क्रिया, यानी हम लोग चाहेंगे तभी दबा सकते हैं कोई भी चीज़ को, ठीक है। बाकी उल्टी हो गया, ये लार निकलना हो गया, धड़कन, हृदय धड़कन, ये सभी अनैच्छिक क्रिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा जाता था, इसलिए मेरा डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर पूछे कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। दोस्तों आपको बताना है कि प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है, तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 34 नंबर पूछे कि कैल्शियम का परमाणु संख्या है। दोस्तों कैल्शियम का जो परमाणु संख्या है कितना है, ठीक है। दोस्तों आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि 1 से लेकर आप कम से कम 30 तक आप जरूर से जरूर याद कर लीजिए परमाणु संख्या, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसे आपको एक से दो प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। दोस्तों आपको देखिए अभी मेहनत करना है, दोस्तों आप मेहनत करके याद के लिए हम आपको अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बस आप मेहनत करते चलिए, आपका जो टारगेट है दोस्तों वो एग्जाम में लाने का वो 100% आप लाइएगा। बस आप मेहनत करते चलिए, और आपका जो माँ बाप का सपना है दोस्तों, आप माँ से जो वादा किए, पिता से वादा किए, उसे आपको पूरा करना है, ठीक है। तो इसलिए आपको मेहनत करना है, और 1 से 30 तक जो भी परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु संख्या, उसे याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम का पूछा जा रहा है, तो आप कैल्शियम का होता है 20, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक साधन है, संसाधन है। दोस्तों आपको बताना कि प्राकृतिक संसाधन कौन है, वायु, जल, मृदा, इनमें से सभी यानी इनमें से सभी जो है, यानी कि वायु, जल, मृदा, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए मेरा 36 नंबर प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। दोस्तों बुझा हुआ चूना है जो कौन है, देखिए 4 ऑप्शन दिया, उस पर बताना। तो देखिए बुझा हुआ चूना CaOH का हॉल 2 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो CaO होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। बिना बुझा हुआ कहेगा तो CaO, और अगर कहेगा बुझा हुआ चूना का तो CaOH का हॉल 2 होता है, ठीक है। दोनों आपको याद रखना है। और ये CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है दोस्तों, ठीक है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। आपको इसे भी याद रखना, आपके एग्जाम के लिए ये भी पूछा जाता है, यानी संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 37 नंबर प्रश्न। देखिए लेंस की क्षमता है, दोस्तों आपको बताने की लेंस की क्षमता है, तो दोस्तों आपको बताएं P बराबर 1/f होता है, कब f जब मीटर में रहता है तब, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दे रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा f, यानी कि आपको दे रहा फोकस दूरी दिया रहेगा कि 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर है, तो आप इसका लेंस का क्षमता बताइए। तो क्या बताएं कि f बराबर जो होता है, सॉरी, d बराबर जो p बराबर जो होता है, p बराबर वो क्या होता है, वो 100/f होता है, ठीक है। कब, जब f सेंटीमीटर में रहेगा तब। तो देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया, इसलिए 100/f रखेंगे। तो f मेरा कितना दिया, 20 दिया, तो वैल्यू धर देंगे, यानी कि 100/20 कर देंगे। तो यहाँ से 5, यानी 5 डायोमीटर मेरा इसका क्षमता, यानी कि क्षमता आ जाएगा लेंस का क्षमता। ये प्रश्न आपको बोर्ड में एक प्रश्न 100% रहेगा, आपको हम बता दे रहे हैं, आप लोग इसी तरह से बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न और बता दे रहे हैं आपको, ये भी आपके लिए काफी वीवीआई प्रश्न है। यहाँ पे उत्तल रहेगा, अगर उत्तल लेंस रहेगा ना, तो उत्तल लेंस का क्षमता जो होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। और अवतल रहता है तो वहाँ पे निगेटिव होता है, ठीक है। दोनों आप लोग याद रखिएगा, उत्तल लेंस का क्षमता पॉजिटिव और अवतल का निगेटिव, दोनों याद रखिएगा। यहाँ से भी एक प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में टपकेगा तो टपकेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर पूछा जाए कि नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे नेत्र पर जो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वह जो होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर प्रश्न में पूछे कि वोल्ट बराबर है। दोस्तों वोल्ट जो है बराबर है, दोस्तों आपको बताएं W = V, ठीक है। W = V और V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, W/Q क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे W जो है वर्ग है, वर्ग का यूनिट क्या होता है, वर्ग का यूनिट होता है, सॉरी, वर्ग का यूनिट क्या होता है, वर्ग का यूनिट जूल होता है, ठीक है। और क्यू मेरा क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट यानी आवेश है, तो आवेश का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, यानी वोल्ट बराबर जो है जूल पर कूलम होता है, ठीक है। तो जूल पर कूलम देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ठीक है। जूल पर कूलम देखिए मेरा बी ऑप्शन में दे रहा है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको बताना है कि विद्युत शक्ति जो होता है किसका मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, आपको बताना है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, तो ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, कमेंट करके आप हमें जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर पूछा है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और विद्युत फ्यूज होता है किस पर काम करता है, तो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। दोनों आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर पूछे कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करता है, यानी ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो होता है किसका उपयोग करता है, तो ग्लूकोज का करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर पूछे ईस्ट में कैसे जनन होता है, यानी ईस्ट में जो जनन का क्रिया होता है दोस्तों कैसे होता है, तो दोस्तों मुकुलन के द्वारा होता है। किस तरह से होता है, मुकुलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, काफी वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। ईस्ट में जनन का जो क्रिया होता है कैसे होता है, तो मुकुलन के द्वारा। अमीबा में जो होता है दोस्तों विखंडन होता है, ठीक है। अमीबा में आपको याद रखना है, अमीबा कैसा होता है, तो विखंडन होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना दोनों प्रश्न, दोनों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर पूछे कि विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है, यानी विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है, तो चिंपैंजी से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने और भी साइंस का सब्जेक्टिव प्रश्न जिसमें आपको सारा 2 नंबर वाला प्रश्न आपको टोटल महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दिए दोस्तों, उससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, तो नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों जाकर देख लीजिए, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाया गया, ठीक है। और दोस्तों और भी दूसरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पर जाकर देखिए, उसमें काफी महत्वपूर्ण टॉप वीवीआई प्रश्न करवाया गया आपके फाइनल बोर्ड पे चेक लेते जाकर आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपके लिए काफी मेहनत से हम वीडियो बनाकर आते हैं ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें, सबसे बेहतर कर सके, ठीक है। इसलिए आपको मेहनत करना काम है, तो हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए और एग्जाम में जो है अपना
पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिएगा और सबसे बेहतर करिएगा और सबसे ज़्यादा मार्क्स लाइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड की तैयारी के लिए और भी अच्छे वीडियो लाने वाले हैं, इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर पूछे कि तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण को के कैसे कारक है। तो दोस्तों यह सभी भौतिक कारक है। कैसे कैसे कारक है, तो भौतिक कारक है। ठीक है, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तापमान, वर्षा एवं पवन पर्यावरण के कैसे कारक है, तो भौतिक कारक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 45 नंबर पूछा जाए कि अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। यानी अपच कहने का मतलब अगर हम लोग का खाना नहीं पचता है दोस्तों, तो वह हम लोग किसका उपयोग, यानी उपचार के लिए उसको क्या किसका उपयोग करते हैं, प्रतिजैविक का, पीड़ाहारी का, अम्ल, प्रति अम्ल का या रोगाणुरोधक का। तो प्रति अम्ल का करते हैं। जो इनो वगैरह हम लोग पीते हैं ना दोस्तों, वो क्या होता है, प्रति अम्ल एंटासिड होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न। और दोस्तों पीड़ाहारी का जो प्रयोग होता है जब बुखार रहता है, तो बुखार के उपचार के लिए पीड़ाहारी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता, यानी ऑक्सीजन से सहयोग कौन नहीं करता है, तांबा, सोना, जस्ता या पोटेशियम। तो सोना जो है ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी तांबा हो गया, जस्ता हो गया, पोटेशियम ये सभी कर लेता है, लेकिन सोना जो है नहीं करता है, इसलिए बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 47 नंबर पूछा है कि आहार और पानी निम्नलिखित में से किस राज्य का जल संचय की व्यवस्था है। तो बिहार का है, किसका, बिहार का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 48 नंबर प्रश्न पूछा है कि CFC का व्यापक उपयोग किया जाता है एयर कंडीशनरों में, रेफ्रिजरेटरों में, जेट इंजनों में, इनमें से सभी में किया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन जो है प्राकृतिक सूचक है। तो हल्दी जो है दोस्तों प्राकृतिक सूचक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 50 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि OH जो है क्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम है, यानी OH जो है दोस्तों किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, तो यह अल्कोहल का होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, OH जो होता है किसका होता है, तो अल्कोहल का होता है, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हो, उसका आप आंसर बताइएगा, CHO जो होता है किसका होता है। ठीक है, CHO जो होता है किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको